बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खुद को एक पल के लिए बाजुओं में छुपाने की कोशिश की, जैसे मेरी बरहनगी सिर्फ मेरे अपने हाथ छुपा सकते हों। वो औरत जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर होगी, सुकून से मुझे घूरती रही, जैसे मैं किसी थिएटर का मंजर हूं। और वो तमाशाई कमरे में एक बोसीदा सा पर्दा हल्के हल्के हिल रहा था। शायद खिड़की से आती हुई हवा उसे छेड़ रही थी। वो औरत आहिस्ता से बोली, जितना चीखना है चीख ले, यहां तुझे सुनने वाला कोई नहीं। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने कमर पर हाथ रखकर खुद को थामने की कोशिश की, जैसे अपनी ही हड्डियों को सहारा दे रही हूं। उसके लिबास की हर सलवट मेरे लिए नफरत का निशान थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी थकन थी जो शायद बरसों की कैद से आई हो। उसने मेरी तरफ एक चादर फेंकी। मैंने चादर को पकड़ा, मगर खुद को लपेटा नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि वो समझे मैं टूट चुकी हूं या मान चुकी हूं। मेरे आंसू बहते रहे, मगर मैंने अपनी नजरें नहीं झुकाई। वो उठी, कुछ कदम पीछे हटी, फिर धीरे से बोली, तू समझेगी, जल्द ही समझेगी, ये जगह तुझे क्यों मिली है। दरवाजा एक बार फिर बंद हुआ, मगर मेरे अंदर की चीखें दरवाजे से नहीं, दीवारों से टकरा रही थी। मैंने हाथ दीवार पर रखा, जैसे कोई रास्ता टटोल रही हूं, मगर दीवार सख्त थी, ठंडी, और मेरे वजूद जितनी ही खामोश। रात ने कमरे को निगल लिया, मगर मेरी आंखों में नींद न आई। कोने में पड़ा गंदा सा तकिया मेरी जानिब तक रहा था, जैसे कह रहा हो, यही है तेरा सहारा। मैंने खुद को एक तरफ लपेटा, अपने बाजू तकिए के नीचे रखे और आंखें बंद की। सहर से पहले दोबारा दरवाजा खुला। रोशनी की एक लकीर कमरे की फर्श पर पड़ी। इस बार वो औरत नहीं आई, कोई और आया था। दो औरतें, दोनों के चेहरे पाउडर से सफेद और आंखों के गिर्द गहरी स्याही। उनके हाथों में कपड़े थे, रंगीन और चमकते हुए, जैसे किसी मेले के लिए सजाए गए हों। एक ने कपड़े मेरे आगे फेंके, दूसरे ने बालों में हाथ डालकर सर पीछे किया और बोली, साफ हो जा, तुझे बाहर ले जाना है। मैंने नफी में सर हिलाया तो उसने थप्पड़ मारा, तेज, जलता हुआ। मेरा चेहरा एक तरफ को झटक गया। मैंने कुछ कहा नहीं, बस आंखें बंद कर ली। बात समझ आ चुकी थी, वो मुझे तोड़ना चाहते थे, चाहे जोर से चाहे धोखे से, मगर मकसद एक ही था, मेरा इरादा, मेरी मर्जी और मेरे वजूद को खत्म कर देना। उन दोनों औरतों ने मुझे नहलाया, कपड़े पहनाए, मुझे एक हॉल में ले जाया गया, जहां दूसरी लड़कियां बैठी थीं। सब खामोश थीं, जैसे जबानें काट दी गई हों। उनकी आंखों में कहानियां थी, पर होंठ खाली थे। एक कोने में एक लड़की खामोशी से नाप तोल कर रही थी, जैसे याद कर रही हो कि किस ग्राहक को क्या कहना है। मुझे बिठाया गया और कोई मेरे बाल संवारने लगा। मैं खामोश रही। मेरा दिल भारी हो चुका था, न कुछ कहने को था, न कुछ सुनने को। फिर वो औरत आई जो पहले दिन मेरे कमरे में आई थी। वो हॉल में आई और सब लड़कियां उठ खड़ी हुई। वो मुझ तक आई और बोली, तैयारी मुकम्मल है, अब तुझे सीखना है, हंसना, झुकना, दिल लुभाना। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं तुम जैसी नहीं हूं। उसने हंसते हुए मेरे बालों में हाथ फेर कर कहा, फिर जल्द ही बन जाओगी। उस रात मैं अपने कमरे में वापस आई, दिल में जहर लिए और आंखों में आग। मैंने वही चादर खुद पर ओढ़ ली जो उस औरत ने फेंकी थी। वो अब शर्मिंदगी की नहीं, मेरी बगावत की अलामत थी। मैंने कोने में पड़ी एक प्लास्टिक की बोतल उठाई। उसमें पानी नहीं था, मगर मैंने उसे हाथ में लेकर ऐसे दबाया जैसे किसी की गर्दन हो। मैंने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं खत्म नहीं होंगी। और उसी लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी जंग अभी शुरू हुई है। मेरे कदम जमीन पर घिसट रहे थे और सर दर्द से फटा जा रहा था। तवाइफ ने मेरे बालों को इस जोर से पकड़ा था कि खोपड़ी जैसे जल रही हो। मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उसके हाथ में न नरमी आई न रहम। वो मुझे खींचती हुई टेरेस तक ले गई, जहां रात के साए दीवारों पर रेंग रहे थे। एक कमजोर सा बल्ब रोशनी बखेर रहा था। मैंने जैसे ही नजर उठाई, सामने वो मंजर था जो शायद मैं जिंदगी भर न भुला सकूं। मेरी फुप्पी, वो औरत जो मुझे पल पल मेरे माँ बाप की जगह का ताना देती थी, वो और एक और औरत के हाथों में नोटों की गड्डी थमा रही थी। उस औरत की आंखों में कारोबारी चमक थी और फुप्पी के चेहरे पर एक अजब सी तसल्ली, जैसे वो कोई कर्ज उतार कर सुकून में आ गई हूं। मैंने रुधी हुई आवाज में सिर्फ एक जुमला कहा, फुप्पी। मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बहकर रुखसारों से नीचे गर्दन तक बह चुके थे। मेरी फुप्पी ने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं, बस अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और वहीं बैठी रही। इसे ले जाओ, वक्त जाया न करो, उस औरत ने तवाइफ से कहा और फिर नोट गिनने में मसरूफ हो गई। मेरी आंखें फुप्पी पर जमी रही। मैं शायद चाह रही थी कि वो एक बार मेरी आंखों में देखकर शर्मिंदा हो, मगर उसकी नजरों में न पशेमानी थी, न तकलीफ, न कोई रिश्ता। उस मंजर ने मेरी रूह तक को चीर कर रख दिया। वो लम्हा मेरी जिंदगी की आखिरी मासूमियत का जनाजा था। उसके बाद मैं कुछ भी बनी, उसकी बुनियाद यही धोखा था। मैंने खुद को उस कमरे में
वापस घसीटे जाने दिया। अब न चीख थी न मुजाहिमत, बस एक गहरा सुकूत था जो मेरी हड्डियों में उतर गया था। वापस कमरे में लाकर मुझे फर्श पर धकेल दिया गया। मैं गठड़ी बनी, आंखें बंद किए लेटी रही। कुछ देर बाद एक दूसरी तवायफ अंदर आई। उसके हाथ में एक कप था, शायद चाय या दूध। उसने कप मेरे सामने रखा और बैठ गई। पहला दिन सबका ऐसा ही होता है, लेकिन वक्त के साथ सब समझ में आता है कि रोना फजूल है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रही, जैसे मेरे रद्द अमल का इंतजार कर रही हो। फिर बोली, तुझे अंदाजा भी है कि तू कितनी कीमती है? बच्ची है, नई है, और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि ग्राहक दीवाने हो जाएंगे। मैंने सर उठाकर उसे देखा। मेरी आंखों में नफरत और हितक का जहर था। वो जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई, बस मुस्कुरा दी, जैसे मेरे दुख से लुत्फानंदोज हो रही हो। फिर वो उठी और दरवाजे की तरफ चल दी। जाते जाते बोली, कल तेरा पहला शो है। नायिका तुझे खुद तैयार करेगी। ख्वाब देखना बंद कर दे, ये जगह ख्वाबों के लिए नहीं। दरवाजा बंद होते ही मैंने वो कप पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। दूध या चाय की छींटें दीवार पर ऐसे फैल गईं जैसे मेरे अंदर का जहर बाहर निकल आया हो। मैंने अपनी उंगलियों से फर्श को खुरचना शुरू किया, जैसे वो सब कुछ मिटा देना चाहती हूँ जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। मेरे नाखून खून से भर गए, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं बस अंदर के शोर को किसी तरह बाहर निकालना चाहती थी। रात लंबी थी और नींद मुझसे कोसों दूर। सुबह जब रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी तो मैं फर्श पर ही बैठी थी, बेहिस, पत्थर बनी हुई। मेरे दिल ने एक फैसला कर लिया था, बगैर किसी जज्बे के, बगैर किसी हमदर्दी और आस के, अब मैं किसी पर एतबार नहीं करूंगी। ना आंखों में आंसू होंगे, ना जबान पर इल्तिजा। अब सिर्फ एक चीज बचेगी, बका। नायिका आई, मेरे करीब आई। हाथ में कपड़े थे। उसने कपड़े मेरे सामने फेंके और बोला, अब चौंचले बंद कर दो, वक्त कम है और माल कमाना है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार कुछ न कहा। मैंने कपड़े उठाए और खामोशी से खुद को तैयार करने लगी। मेरे अंदर अब कोई चीख बाकी न रही थी। उस दिन की हर झलक आज भी मेरे जहन पर नक्श है, जैसे अभी अभी बीता हो। गर्मियों की एक सुस्त दोपहर थी। पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। कमरे में एक सुकून था, वो खामोशी जो इंसान को अपने अंदर लपेट लेती है। मैं अपने बिस्तर पर लेटी नीम गुनूदगी में थी, शायद नींद और बेदारी के दरमियान मुअल्लक। अचानक दरवाजा खुला और फुरकान अंदर आ गया। उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल को एक झटका दिया। मैं उठ बैठी, आंखों में हैरत और गुस्सा, और बगैर सोचे कहा, तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि किसी के कमरे में आओ तो पहले दरवाजा बजाओ? वो रुका, एक पल को मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर चुप रहा। फूफी ने कहा था कि तुझे उठा दूं खाने के लिए, वो बोला। आवाज में बेपरवाही थी, जैसे कुछ खास नहीं हुआ, मगर मेरे लिए ये सब कुछ बहुत था। एक अजनबी लड़का, और वो भी मेरे कमरे में बिना इजाजत। मेरी जात पर जो पहला वार हुआ था वो यही था, इजाजत के बगैर मुदाखलत। मैंने गुस्से से कहा, तुम बाहर निकलो मेरे कमरे से, और आइंदा इजाजत के बगैर अंदर आने की कोशिश भी मत करना। मेरी आवाज बुलंद हो गई। मेरी बात सुनकर शायद फुरकान को भी गुस्सा आ गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर तेज तेज कदमों की चाप सुनाई दी। फूफी भी आ गई थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, जैसे वो पहले किसी बहाने की तलाश में हो। उन्होंने दरवाजे पर एक निगाह डाली और फिर मेरी तरफ आई। आंखों में एक वहशत थी जो मुझे कांपने पर मजबूर कर गई। मेरे बच्चे पर जबान उठाती हो? उन्होंने चीख कर कहा। अरे तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी। जब तुम्हारे बाप काम पर होता था तो वो नंगे सर गलियों में घूमती थी, देवरों को इशारे देती थी। मेरे दिल पर एक खंजर सा लगा। उनका हर लफ्ज गोया मेरे वजूद को छलनी कर रहा था। मैंने अपनी माँ के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं सुना था, और आज इन इल्जामात ने मेरे अंदर के सारे बंध तोड़ दिए। मेरा सब्र, जो बरसों से उनकी मारपीट और तलखी बर्दाश्त करता आ रहा था, अब खत्म हो चुका था। मैंने पहली बार जबान खोली और कहा, फूफी, अगर कोई आपको आपकी माँ के बारे में ऐसी बातें कहे तो आपको कैसा लगेगा? मुझे भी तकलीफ हो रही है। बराए मेहरबानी मेरी माँ पर ऐसे इल्जाम ना लगाएं। मैंने वो जुमला फूफी से दिल के आखिरी सच के तौर पर कहा था। शायद उनके अंदर की औरत जाग जाए, शायद वो माँ बनकर सोचें, शायद किसी कोने में थोड़ी सी हमदर्दी बाकी हो। मगर मेरी आवाज़, मेरी फरियाद, मेरे लहजे की लर्जिश सब उस दीवार से टकरा कर लौट आए जो वो बन चुकी थी। वो तिलमिला उठी, जैसे मैंने उनकी गैरत पर वार किया हो, उनकी खुद साख्ता इज्जत पर सवाल उठा दिया हो। आंखों में अजीब चमक थी, ऐसा गुस्सा जो किसी फैसले को जन्म देता है, जो किसी को मिटा देने पर उतर आता है। उस रात उनकी खामोशी सब कुछ कह गई। घर में अजीब सा सुकूत छा गया। फुरकान दोबारा नजर नहीं आया। मुझे खाने के लिए कुछ न मिला। मेरी प्लेट खाली रह गई। मुझे लगा जैसे वो मुझे नजरअंदाज कर रही हैं, सिर्फ नाराज हैं। कुछ वक्त के बाद नॉर्मल हो जाएंगी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने मेरे लिए क्या तय कर लिया था।
अगली सुबह जब आंख खुली तो उनकी कदमों की चाप मेरे दरवाजे के करीब सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, चल बाहर, गाड़ी खड़ी है, अब तेरी औकात देख और जबान काबू में रखना सीख। मैं हैरत से उनका मुंह देखती रही। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें मेरे चंद कपड़े थे। मेरे पास सवाल करने का मौका ही नहीं था। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आई। गली के कोने पर एक काली शीशों वाली गाड़ी खड़ी थी और अंदर एक मर्द बैठा हुआ था जिसकी आंखों में शिकारी चमक थी। मैं काम गई। मेरे अंदर का दिल गोया गिरने लगा। मैंने फुप्पी के हाथ से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की मगर उनका हाथ लोहे की गिरफ्त की तरह था। गाड़ी में बैठते ही मुझे एहसास हो गया कि मेरा सफर अब इस गली से नहीं, इस जिंदगी से ही बाहर हो चुका है। गाड़ी एक सुनसान इमारत के सामने रुकी। दरवाजा खुला। दो औरतें आगे बढ़ी। उनकी चाल में गुरूर था, आंखों में दुनिया की सच्चाई छुपी थी। उन्होंने मुझे घूरा जैसे किसी नए खिलौने को परख रही हूं। उनमें से एक बोली, यही है? गाड़ी वाला बोला, हाँ, नया माल है। मैंने अंदर कुछ टूटते सुना, जैसे मेरी शनाख्त का आखिरी सुतून भी गिर गया हो। मुझे अंदर ले जाया गया। छोटा सा कमरा था जिसमें बोसीदा पलंग, एक आईना और एक कोने में बिखरे कपड़े पड़े थे। वहां बदबू थी, ऐसी जो जिस्मों से नहीं रूहों के सड़ने से उठती है। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मैं संभलने से पहले जमीन पर गिर पड़ी। मैंने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मेरे आंसू पलकों से बहकर गर्द आलूद फर्श पर जज्ब होते जा रहे थे। अब मेरे सामने कोई न था जिससे मैं फरियाद करती, कोई रिश्ता न था जिससे मैं उम्मीद बांधती। चंद घंटों के बाद दरवाजा खुला। वही औरत अंदर आई जो गेट पर खड़ी थी। उसने मुझे गौर से देखा, फिर कहा, यह जगह तेरे जैसे बिकाऊ माल के लिए है। यहाँ कोई माँ, कोई बाप, कोई इज्जत, कुछ नहीं चलता। यहाँ सिर्फ दाम चलते हैं और तू अब एक चीज है, एक कीमत वाली चीज। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस सर झुकाए बैठी रही। वो चली गई मगर उसकी आवाज दीवारों पर नक्श हो चुकी थी। रात को मैंने सोने की कोशिश की मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की छत पर बल्ब की मध्यम रोशनी में मैं सिर्फ छत को तकती रही, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। दिल में एक तूफान था मगर आंखें खुश्क हो चुकी थी। मैंने दिल में अहद किया कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, ना पुप्पी पर, ना ही किसी और इंसान पर। मुझे बताया गया कि एक हफ्ते में मुझे एक खास पार्टी में ले जाया जाएगा। वो मेरा पहला सौदा होगा। मैंने जब इस बात को सुना तो जिस्म में सर्दी दौड़ गई, जैसे खून बर्फ बन गया हो। दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं की, न किसी की बात सुनी। कुछ दिनों के बाद मैंने कुरान पाक को अपने कपड़ों के नीचे दबे एक बैग से निकाला जो पुप्पी की घर से लाई गई चीजों में शामिल था। मैंने पहली बार नहीं, लेकिन यूं पहली बार दिल से कुरान खोला। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हर आयत में कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की, कोई दुआ, कोई इशारा। मैंने सूरह यूसुफ पढ़ी जहां कैद का जिक्र था, एक बेगुनाह का दुख। मैंने नमाज शुरू कर दी। मेरे सजदे भी खामोश थे, मेरी दुआएं भी बेआवाज। मैं बस इतना मांगती कि या अल्लाह मुझे बचा ले या मेरी रूह निकाल ले। मेरी दुआओं में ना अब जिंदगी की तलब थी, ना मौत का खौफ। मैं बस खत्म होना चाहती थी या फिर किसी मुआवजे से निजात। एक दिन जब मैं फजर के वक्त नमाज पढ़ रही थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं रुक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक और लड़की अंदर दाखिल हुई। वो मुझसे चंद साल बड़ी होगी। उसके बाल खुले थे, आंखों में नींद की सुर्खी और थकन थी। वो मुझे देखकर हंसी। वाह, हम तो समझे थे तू भी हम जैसी है, पर तू तो बड़ी नेक निकली। मैं खामोश रही। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। यहाँ ये सब नहीं चलता, नायका को पता चला तो मार डालेगी तुझे। मैंने आहिस्ता से कहा, यह जमीन भी अल्लाह की है और मैं भी उसकी बंदी हूं। तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, अब उससे मांगने दो, वो ही सुनने वाला है। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर हंसी। हमने भी बहुत मांगा था, रातों को रो रो कर दुआएं की थी। देख ले, हम सब वही हैं जहां तू है। मैंने उसके लहजे में शिकस्त देखी। वो एक थकी हुई लड़की थी जो जीतने के लिए पैदा हुई थी मगर हार गई। इस वाक़े के बाद पूरे कोठे में ये बात फैल गई कि नई लड़की बड़ी मुलानी निकली। सब मेरा मजाक उड़ाते, मुझे मौलवी, हाफिज और पता नहीं क्या क्या कहते, मगर मैं अब इन आवाज़ों से मावरा हो चुकी थी। मैंने उनके दरमियान रहते हुए भी उनसे अलग होना सीख लिया था। एक बार नायका खुद आ गई। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और संजीदा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे सामने बैठ गई। क्या करती है तू? समझाया था ना, ये सब यहाँ नहीं चलता, मैंने हिम्मत करके कहा। जब सबने मुझे धुतकार दिया तो अब मैं उसी का दर तलाश कर रही हूँ जो सबका है।
वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। उसकी आंखों में एक लम्हे को नमी झलकी, मगर फौरन उसने चेहरा मोड़ लिया। 1 हफ्ते बाद तुझे जाना है, जो करना है उससे पहले कर ले, बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वो कहकर चली गई और मेरे लिए वक्त की रेत तेजी से सरकने लगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वक्त कम है, शायद दुआ कबूल हो, शायद ना हो, मगर मैं लड़े बगैर नहीं झुकूंगी। मेरी खामोशी मेरी चीख बन चुकी थी और मेरी सजदागाह मेरी पनाह। मैं अब दुआ के साए में खड़ी थी, एक लड़की जो तूफान के बीचों बीच रब को पुकार रही थी, क्योंकि वही वाहिद रोशनी थी जो इस अंधेरे को चीर सकती थी। उस दिन दोपहर के वक्त मैं कमरे के कोने में बैठी हल्की आवाज में कुरान की तिलावत कर रही थी। मेरे लब धीरे धीरे हरकत कर रहे थे और आंखें आयात के मायने में डूबी हुई थी। बाहर हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी, कहीं कोई तवाइफ गाहक से झगड़ रही थी तो कहीं कहकहे लग रहे थे, मगर मेरे अंदर एक अलग ही दुनिया थी। मेरे हाथों में वही मुसहफ था जो फूफी के सामान में छुपा आया था, जिसे मैंने यहाँ छुपा कर रखा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक लड़की अंदर झांकने लगी। उसका नाम सायमा था। वो मेरे करीब वाले कमरे में रहती थी और अक्सर अपनी चमकती चूड़ियां दिखाती थी। आज वो चुप थी, बस मुझे कुरान पढ़ते हुए देख रही थी। मैंने नजर उठाकर देखा तो वो चौंक कर पीछे हटी, जैसे कोई जुर्म पकड़ा गया हो। मैंने कुछ न कहा, मगर शाम होते होते सारा कोठा जान चुका था कि नई लड़की मुलानी निकली है। मैं हर बात को नजरअंदाज करती। रात को जब मैं दोबारा तिलावत करने लगी, दरवाजा धड़ से खुला। नायका अंदर आई। उसके पीछे 2 लड़कियां थी। वो सीधी मेरे पास आई और मेरे हाथ से कुरान ले लिया। मैंने धीरे से कुरान को उठाया, उसकी जिल्द झाड़ी और वापस अपने सीने से लगा लिया। ये जगह हो या कोई और, सब उसका बनाया हुआ है। तुम लोगों ने नहीं सुना, और अब मेरी पुकार सुनेगा। मेरी आवाज धीमी मगर पुख्ता थी। नायका ने एक लम्हा मेरी आंखों में झांका। शायद उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे चौंका गया। वो एक लम्हे को खामोश रही, फिर हंसी। हम भी किसी जमाने में ऐसे ही थी, पर वक्त सब सिखा देता है। उसने पलटते हुए कहा, बस 1 हफ्ता है तेरा, तैयारी कर, दुआ पढ़ ले जो पढ़ना है, फिर वो वक्त आएगा जब तेरी कीमत भूली जाएगी। वो चली गई, मगर मेरी आंखें बंद थी। मैंने फिर से वही आयत दोहराई, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। मैं जानती थी कि तंगी के साथ आसानी भी है, और अगर ये वक्त मेरी आजमाइश है तो इसके बाद कोई आसानी जरूर आएगी। शायद यकीनी था जो मुझे उन सब के बीच भी जिंदा रखे हुए था। अगले दिन नायका ने सबको मना कर दिया कि मेरे साथ कोई बहस ना करे, कोई मुझे इबादत से ना रोके। शायद वो जान गई थी कि मेरी दीवारें गिराना इतना आसान नहीं, या शायद वो खुद थक चुकी थी। कुछ भी हो, मुझे एक खामोशी की पनाह मिल गई। मैं अब दिन रात कुरान और नमाज में लगी रही। मेरा जिस्म इस कैद में था, मगर मेरी रूह एक और दुनिया में परवास कर रही थी। सायमा फिर आई। इस बार खामोशी से मेरे पास बैठ गई। मैंने उसे एक रुकू सुनाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुना और खामोशी से चली गई। फिर एक और लड़की आई, फिर दूसरी। सब आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आना शुरू हो गई। उन्हें मेरे अंदर शायद कुछ ऐसा नजर आ रहा था जो उन्होंने मुद्दतों से खो दिया था, उम्मीद। मैं बस अपने रब की हुजूर झुकी रही, ना मांगा कि वो मुझे यहां से निकाले, बस इतना कहा कि मुझे संभाल ले, मुझे वो बना दे जो मैं बनने आई थी। मैं नहीं जानती थी कि इस दुआ का असर क्या होगा, लेकिन मेरे दिल को एक सुकून हासिल हो गया था, ऐसा सुकून जो कोठे की दीवारें भी छीन न सकी। ये जगह बदबूदार थी, गुनाहों से भरी हुई, जिस्मों के कारोबार का मरकज, मगर मेरे दिल में अब भी रोशनी थी। और जब दिल में रोशनी हो तो अंधेरा कभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं करता। शायद यही मेरी बगावत थी, शायद यही मेरी इबादत, और यही वो शोला था जिसने उन सब के दिल में कुछ न कुछ जगा दिया था। एक सवाल, एक ख्वाहिश, शायद फिर से जीने की। रोशनी मध्यम थी, कमरा नीम तारीख था और दीवारों से नमी की बू आ रही थी। कमरे की छत पर लटकता बल्ब बार बार झपक रहा था, जैसे कोई पलके झपकाता हुआ खौफ में लिपटा हुआ मंजर देख रहा हो। मेरा दिल हलक में धड़क रहा था और मेरी सांसें बेतरतीब थी। मैं जिस लिबास में थी, मेरे एहसास और मेरे वजूद की तस्दील करता हुआ लग रहा था। जिस्म पर कपड़े कम और शर्मिंदगी का बोझ ज्यादा था। कपड़े किसी और के लिए बनाए गए थे, किसी और की मर्जी के, मगर आज वो मेरे बदन पर थे, मेरी मर्जी के बगैर। 2 तवाइफें मुझे हाथों से थाम कर अंदर लाईं और दरवाजा बंद कर गई। मेरा दिल जैसे बंद दरवाजे के साथ ही गिरकर टूट गया। मैं कमरे के अंदर खड़ी थी और सामने वो मर्द बैठा था, दरिंदा, जिसे इंसान कहना मेरे लिए गुनाह लगता। उसके जिस्म पर कीमती कपड़े थे, गले में सोने की चेन, हाथ में सिगरेट और आंखों में ऐसा घुराव जैसे वो मुझे खाने वाला हो। उसकी नजरें मेरे वजूद पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई कसाई बकरी के गोश्त को परख रहा हो। मैंने एक कदम पीछे हटाया, मेरी अड़ियां जमीन से चिपक गईं। मैं हिली नहीं, जैसे जिस्म ने दिमाग का हुक्म मानने से इनकार कर दिया हो। मगर वो मर्द मुस्कुराया, धीरे से सिगरेट का कश लिया
और बोला, कीमती माल हो। नायिका ने सच कहा था। नहीं हो, उसकी आवाज में जहर नहीं बल्कि एक खेल की लज्जत थी। वो जानता था कि ये सब उसके लिए आम है, मगर मेरे लिए ये लम्हा कयामत जैसा था। मेरी रूह पर जैसे किसी ने नोकीली छुरी से वार कर दिया हो। आंखों में आंसू आना शुरू हो चुके थे, मगर मैंने पलकें नहीं झपकी। आज अगर एक भी आंसू गिर गया तो वो जीत जाएगा, और मैं हारने नहीं आई थी। मैंने नजरें झुकाई, मगर दिल में कुछ हिलने लगा था। खौफ नहीं, कोई और जज्बा, शायद गुस्सा, शायद बगावत। दिल में जो रोशनी दिनों से जल रही थी वो शोला बनने लगी थी। मैंने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और कदम आगे बढ़ाया। मेरे हर कदम के साथ मेरा खौफ पीछे हटता जा रहा था, और अंदर कुछ जाग रहा था जो अब तक सोया था। वो जो सिर्फ दुआ मांगता था, अब ललकारने के लिए तैयार था। वो मर्द उठा, मेरे करीब आया। उसका कद लंबा, जिस्म भारी, और सांस शराब से बोझल थी। जब वो करीब पहुंचा तो मेरी आंखों ने उसे चीर डाला। मुझे नहीं मालूम कि कहां से वो ताकत आई। शायद उसी रब ने दी जिससे हम सब भूल चुके थे। ये शायद मेरे अंदर की वो औरत जाग चुकी थी जिसे अब बिकना नहीं, लड़ना था। मैंने पास पड़ा हुआ गुलदान पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। एक चीख, एक गूंज, और फिर खामोशी। फर्श पर गिरा खून उसके सर से बह रहा था। मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। मैंने उसकी जेब की तलाशी ली, एक सिगरेट निकाली, और पहली बार जिंदगी में उसे लबों तक ले गई। जैसे मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि अब मैं कमजोर नहीं हूं, अब मैं वो नहीं रही जो डरती थी। दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। दरवाजा खुला, नायिका अंदर आई। उसकी नजरें खून, फर्श और मेरे हाथ में जलती सिगरेट पर ठहर गई। उसके चेहरे पर हैरत थी। वो लम्हा जिसमें एक कारोबारी औरत जो सैकड़ों जिस्म बेच चुकी थी, पहली बार सच में चौंकी थी। वो मेरी तरफ बढ़ी, शायद मारने के लिए, शायद समझाने के लिए, मगर मैंने उसका हाथ रोक लिया। मेरा लहजा सर्द था, अल्फाज बर्फ की तरह, मगर दिल में आग जैसे। मुझे नहीं मालूम कि ये मर्द जिंदा है या मर चुका, मगर अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। नायिका रुक गई, कुछ लम्हे मुझे घूरती रही, फिर दरवाजे से निकल गई। मेरे अंदर अब वो लड़की जिंदा ही नहीं थी जो रोती थी, जो रहम मांगती थी, जो दुआओं में निजात ढूंढती थी। मैं अब वो औरत बन चुकी थी जो अपने लिए खुद इंसाफ करेगी। कमरे में अब सिर्फ मैं थी, एक मरघट जैसी खामोशी, फर्श पर पड़ी लाश और मेरे लबों पर धुआं। मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गई। सिगरेट की राख आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगी, और मेरी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ शोले निकल रहे थे। ये पहला वार था, पहला इनकार, पहला कदम मेरी बेदारी का, और मैं जान चुकी थी कि अब जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। अगर लड़ना है तो मैं लड़ूंगी, अगर मरना है तो इज्जत से मरूंगी, लेकिन अब बिकना नहीं है, कभी नहीं। सुबह, सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह कमरे में नहीं फैली थी। बस एक मध्यम सी किरण खिड़की के शीशों से अंदर सरक रही थी। फर्श पर खून खुश्क हो चुका था और कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। मैं बिस्तर पर बैठी सिगरेट के आखिरी कश ले रही थी। हर सांस में एक जंग जीतती जा रही थी, हर कश में एक हार याद से मिट रही थी। रात का वो मंजर, गुलदान का वार, फर्श पर गिरा हुआ मर्द, सब मेरी आंखों के सामने जैसे नक्श हो चुका था। मगर मेरे दिल में अब कोई पशेमानी नहीं थी, बस सुकून था, गहरा, खंजर की तरह कटा हुआ सुकून। दरवाजा आहिस्ता से खुला। नायिका ने गर्दन अंदर दाखिल की। उसकी आंखें एक पल को साकत हो गईं, जैसे उसे अपने सामने मौत खड़ी नजर आई हो। मर्द अब भी वैसे ही पड़ा था। उसके सर के नीचे खून की एक लकीर बन चुकी थी, और कमरा एक खामोशी में डूबा हुआ था जो चीखने के बाद आती है। नायिका की नजरें मुझ पर टिक गईं, और फिर वो आहिस्ता से दरवाजा पूरा खोलकर अंदर आई। मैंने सिगरेट की राख झाड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी चाल में वो पहले वाला गुरूर नहीं था। उसकी कदमों में एक झिझक थी, एक हिचकिचाहट, जैसे वो जान चुकी हो कि आज वो जिस कमरे में दाखिल हो रही है वहां फिजा बदल चुकी है। वो मेरे करीब आई, शायद मुझे झिड़कने, शायद धमकाने, या शायद कुछ और सोचकर, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ बिजली की तेजी से उसकी कलाई पर रख दिया। मेरी उंगलियां सख्त थी, गिरफ्त फौला दी। मैंने धीरे से मगर वाज़ेह लहजे में कहा, हाथ उठाया तो तू नहीं बचेगी। मैं अब वो नहीं रही जो कल थी। अब अगर कोई मुझ पर वार करेगा तो वो खुद दफन होगा। नायिका का चेहरा फक हो गया। वो चलना में साकत रही, जैसे किसी ने उसकी रूह चूस ली हो। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे उसके हलक में अटक गए। फिर वो एक झटके से पीछे हटी और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गई। उसकी कदमों की आवाज जैसे कोठे के फर्श पर एक नए खौफ की गवाह बन गई थी। मैं वहीं बैठी रही। सिगरेट का धुआं मेरे चेहरे के गिर्द गोल दायरे बनाता रहा। मैं जानती थी कि मैंने एक सरहद पार कर ली है, जिसके बाद या तो मौत आती है या बादशाही।
आज मैं किसी की लौंडी नहीं, किसी की बिकाऊ शय नहीं, बल्कि एक खौफ बन चुकी थी उनके लिए जिन्होंने मेरे जिस्म को हुनर बनाया, मेरी चीख को साज बनाया, मेरे सजदे को मजाक। दिन भर किसी ने दरवाजा नहीं बजाया, कमरे में न खाना आया न पानी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। मगर मैं मुतमईन थी, मेरी भूख मर चुकी थी, मेरी प्यास खामोश हो चुकी थी। मैंने अपने जिस्म को जख्मों से आज़ाद महसूस किया और रूह को एक नई ताकत से भरपूर। मैंने खुद को आईने में देखा, बाल बिखरे हुए, आंखों के गिर्द काले हल्के, मगर चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे जंगल में आग भड़क जाए और उसी आग से सूरज निकले। शाम ढलने लगी, कमरा मजीद तारीक हो गया। एक तवाइफ ने दरवाजे की तरफ से झांका, फिर सरगोशी में कहा, सुना है तूने उसे मार डाला? मैंने जवाब नहीं दिया, बस सिगरेट दोबारा सुलगाया। बहादुर है तू, हम तो सिर्फ सहते रहे, तूने लड़ना सीख लिया। उसकी आवाज में हसरत थी और शायद हसद भी। वो चली गई, मगर उसके अल्फाज कमरे में गूंजते रहे। अगली सुबह कुछ लोग आए, मर्द को उठाया गया, नायिका साथ थी। उसकी नजरें मुझसे मिलने से कतराती थी। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो सबको पता चला कि वो मर्द जिंदा है, मगर जख्मी है और कुछ दिन अस्पताल में रहेगा। मुझे किसी ने कुछ न कहा, किसी ने पूछा तक नहीं कि क्यों किया, कैसे किया। शायद वो जान चुके थे कि मेरे अंदर अब वो खामोश कैदी नहीं, वो बगावत की आग है जो पूरे कोठे को जला सकती है। उस दिन के बाद सब बदल गया। लड़कियां जब मुझे देखती तो नजरें झुका लेती। नायिका मुझसे दूर रहने लगी। ग्राहकों के जिक्र में मेरा नाम अब एक दहशत के साथ लिया जाने लगा। वो लड़की जिसने पहले दिन ग्राहक का सर फाड़ दिया, ये सुनकर अक्सर ग्राहक पीछे हट जाते और कुछ तो सिर्फ मुझे देखने के लिए आते, जैसे किसी वहशी शेरनी का तमाशा करने। मैंने वो लिबास जो उन्होंने मुझे पहनाया था वापस न पहना। उस रात मैंने सिर्फ वही चादर ओढ़ी जो पुप्पी के घर से आई थी, वही चादर जिसमें कुरान लिपटा था। अब वो मेरा हथियार बन चुकी थी, मेरी पहचान, मेरी पनाह। मैं खौफ बन चुकी थी और इसी खौफ में मेरी बका थी। मैंने जो कदम उठाया था वो पलटने का नहीं था। अब जो भी मेरे सामने आएगा वो ये जानेगा कि मैं खामोश नहीं, बागी हूं। मैं वो हूं जो कैद में भी आज़ाद है और जिसका एक वार सल्तनत को हिला सकता है। मैंने खुद को आईने में देखा, वही चेहरा, मगर आंखों में एक नई रोशनी जिसने कोठे की दीवारों को हिला कर रख दिया था। अब मैं शिकारी थी और शिकार अब वो सिर्फ मर्द नहीं थे, अब वो निजाम था जिसने मुझे कैद किया था। और मैं जान चुकी थी कि अब खेल के बिसात मेरे हाथ में है। जब खबर आई कि वो मर्द मर चुका है, कोठे पर खामोशी छा गई, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। कोई खुलकर कुछ न कहता, मगर सबकी नजरें बदल चुकी थी। वो निगाहें जो कभी मुझे तोलती थी अब झुकने लगी थी। उनकी हंसी जो मेरे सजदों पर कहकहा बनती थी अब दब गई थी। अब मेरे सामने आने से पहले सब दो बार सोचते थे। अब मैं एक अफवाह नहीं, एक हकीकत थी, खौफ की, बगावत की और अंजाम की। नायिका ने तो कई दिन तक मुझसे आंखें नहीं मिलाई। उसके पास जवाब भी नहीं था, सवाल भी नहीं। वो जानती थी कि मैं अब उसकी हुदूद से निकल चुकी हूं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कोठे की गलियां खाली हो रही थी, वो मेरे कमरे में आई। उसके साथ दो मर्द थे, नए चेहरे, नई चाल। उसने कहा, तुझे अब यहां नहीं रखा जा सकता, ऊपर के कोठे में भेज रही हूं जहां खास लड़कियां रखी जाती हैं। वहां जो तू है शायद उनके काम आ जाए। मैं खामोशी से उठी, कोई सवाल नहीं किया। मुझे मालूम था कि वो मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती थी, मुझे हटा देना चाहती थी उस खौफ से जो मैं बन चुकी थी। मैंने एक नज़र कमरे पर डाली, वही फर्श, वही दीवार, वही तस्वीर जो अब मेरे दिल में नक्श हो चुकी थी। मैंने चादर ओढ़ी और खामोशी से उनके साथ चल पड़ी। नया कोठा पुराना ना था, वहां की दीवारें रंगीन थी, खुशबू महंगी थी और तवाइफे खामोश और संजीदा। ये वो जगह थी जहां सिर्फ वो लड़कियां रखी जाती थी जो नायिका के बस से बाहर हो जाती या जिनकी कीमत बढ़ जाती। यहां ना हंसी थी, ना शोर, ना चीखें, सिर्फ कारोबार था, खामोश, नपातुला और बेरहम। नई नायिका का नाम रजिया था। वो लंबे कद की औरत थी, आंखों में सख्ती, लहजे में नरमी की झूठी तमाकारी। जब पहली बार वो मेरे सामने आई तो मेरी फाइल खोलकर देखी, जिसमें मेरा नाम, उम्र, जिस्मानी साख्त और वो वाकया दर्ज था जो मुझे इस मकाम तक ले आया था। यहाँ जज्बात नहीं चलते, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। उसने कहा, तुमने जो वहां किया यहाँ मत करना। यहाँ के ग्राहक कीमती होते हैं, उनकी चोट हमें महंगी पड़ती है। मैंने उसकी बात गौर से सुनी, फिर आहिस्ता से कहा, मैं वो नहीं रही जो लाई गई थी। अब मैं कीमत नहीं, अंजाम हूं। रजिया के चेहरे पर पल भर को सुकूत तारी हुआ, फिर वो हंसी। सब यही कहते हैं, वक्त बताएगा कि तुम क्या हो। नायिका के जाने के बाद कमरे में एक ऐसी खामोशी फैल गई
जो सिर्फ जंग के बाद आती है। बिस्तर पर बैठी मैं कभी हंसती, कभी सिसकियां लेती, आंखों से बहते आंसू और लबों पर आती बेमानी सी हंसी, जैसे अंदर कोई तूफान थम गया हो मगर उसकी गूंज अभी बाकी हो। सब कुछ एक खेल था, एक ऐसा खेल जो मैंने जीतने के लिए खेला नहीं था, बल्कि जिंदा बचने के लिए। मैंने उसे मारा, उसे जख्मी किया, उसे गिरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद ना गिर जाऊं। मेरे वजूद पर कई रंग थे, कुछ खून के, कुछ धूल के, कुछ उन आंसुओं के जो अंदर ही अंदर बहकर मुझे काटते जा रहे थे। मगर एक रंग सबसे गहरा था, दीवार पर लटकी उस तस्वीर का। वो तस्वीर जो उस कमरे में दाखिल होते ही मेरी निगाहों में पैवस्त हो गई थी। एक औरत की तस्वीर, जवान, पुरशौक, आंखों में अजीब सी खामोशी, मगर होठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट। वो मेरी माँ थी। मैं हमेशा यही समझती रही, यही वो तस्वीर थी जो मेरे बचपन में फूफी के कमरे की दराज में छुपी रहती थी। मुझे बताया गया कि ये मेरी माँ है जो मुझे छोड़कर चली गई कहीं दूर किसी और के साथ। मैंने उस तस्वीर को माँ माना, उसी को दिल से लगाया, उसी से बातें की। जब भी फुप्पी मारती, ताना देती, मैं उस तस्वीर को देखकर चुप हो जाती। वो मेरा सुकून थी, मेरी माँ की कमी का मुतबादिल। मगर आज जब मैंने उसे उस कोठी की दीवार पर देखा तो मेरे अंदर कुछ टूट कर बेदार हो गया था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही आंखें, वही जाविया। मेरा दिल धड़कने लगा। सवालों का एक तूफान मेरे जहन में उठा। क्या ये वही तस्वीर है, या ये तस्वीर असल में उसी की, या ये तस्वीर असल में इसी की थी और पुप्पी ने झूठ बोला था? क्या वो मेरी माँ नहीं थी, बल्कि नायिका की कोई पुरानी साथी थी? या वो खुद? मेरी उंगलियां बेख्तियार तस्वीर के फ्रेम को छूने लगी। गर्द से हटा फ्रेम, मगर चेहरा साफ, जैसे वक्त ने भी उसको नहीं छुआ। मैंने आंखें बंद की और यादों के झरोकों में झांका। बचपन में बारहा वो तस्वीर मेरे सामने आई। हर बार पुप्पी ने कहा, ये तेरी माँ है जो भाग गई। मैं उस पर यकीन करती रही, मगर आज इस कोठी की दीवार पर उस तस्वीर की मौजूदगी ने मेरे सारे अकीदे हिला दिए थे। क्या मैं भी इसी जगह की पैदावार थी? क्या मेरी माँ भी इसी तरह बेची गई थी, या खुद आई थी? क्या पुप्पी ने उसे बेचा? क्या नायिका ही मेरी माँ थी? मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तस्वीर के नीचे बैठ गई, जैसे वो साया बनकर मुझे थामे हुए हो। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने अपनी पेशानी फ्रेम से लगा दी, हल्के हल्के रोने लगी। वो तस्वीर अब एक चेहरा नहीं, एक सवाल बन चुकी थी। मेरा खून, मेरी जड़, मेरी पहचान, सब कुछ उसे एक फ्रेम में मुक़ीद था और उस कमरे की दीवार पर आवेजा था, जैसे मुझे याद दिला रहा हो कि तू जिससे भाग रही है वही तेरी असल है। मैंने तस्वीर की तरफ देखा, जैसे वो कुछ बोलेगी, मगर वो खामोश थी, जैसे बरसों से खामोश हो। मगर इस खामोशी में एक सच छुपा था, ऐसा सच जो मेरे अंदर हलचल मचा रहा था। मैंने दिल दिल में सवाल दोहराया, कौन हो तुम? मेरी माँ, या वो औरत जिसे माँ कहा गया? क्या तुम भी बेची गई, या ये तुम्हारा इंतखाब था? मगर कोई जवाब ना आया, सिर्फ दीवार पर एक बेजान चेहरा जिसमें मेरी आंखें झलकती थी। मैंने अपनी हथेली उस तस्वीर पर रखी और पहली बार महसूस किया कि मेरे अंदर की लड़की मर चुकी है। अब जो बची है वो औरत है, सवालों से जली हुई, सच से डरी हुई, मगर जीने के लिए तैयार। तस्वीर के नीचे फर्श पर बैठे बैठे मैंने दोबारा सिगरेट सुलगाई। धुआं आंखों में चुभने लगा, मगर मैंने पलक न झपकी। ये सिगरेट, ये धुआं अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शनाख्त बन चुकी थी। हर कश के साथ मैं वो सब जलाती जा रही थी जो मुझे यहां तक ले आया। पुप्पी की झूठी कहानियां, फुरकान की बेहयाई, नायिका की बेरहमी, गाहकों की नजरें, सब कुछ उस धुएं में गुम हो रहा था। मैंने खुद से वादा किया कि अब सच तलाश करना है, चाहे वो जितना भी भयानक क्यों ना हो। अब खामोशी से नहीं जीना, अब सवालों के जवाब लेने हैं। और अगर इस तस्वीर की कहानी मेरी अपनी कहानी है तो मैं आखिरी बाप खुद लिखूंगी, अपने खून से, अपनी जंग से, अपने तरीके से। मैं तस्वीर की तरफ आखिरी बार देखकर उठी। अब मैं हारने नहीं आई थी, अब मैं सवाल बन चुकी थी, और सवाल कभी खामोश नहीं रहता। पहले दिन ही मुझे एक शाम की महफिल में बुलाया गया। रजिया ने कहा, यह गाहक सियासतदान है, दौलतमंद है, तुम जैसी को पसंद करता है, खामोश और खतरनाक। मैंने कपड़ों पर नजर डाली, वही बदन को छुपाने के बजाय दिखाने वाले कपड़े। मैंने इनकार नहीं किया, सिर्फ एक शॉल मांगी। रजिया ने हैरत से पूछा, क्यों? मैंने जवाब दिया, मैं बाजार में हूं, बेलिबास नहीं। रजिया ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी, और इस कशिश की वजह मैं बखूबी जानती थी, लेकिन फिल वक्त इस राज को राज रखना चाहती थी। शाम को मुझे एक महफिल में ले जाया गया।
वो महफिल बड़ी थी, मगर मेरी आंखें एक लम्हे के लिए भी झुकी नहीं। मैंने वहां मौजूद हर चेहरे को यूं देखा जैसे आईने में देखती हूँ। सब मर्द थे, सब ताकतवर, मगर सबके पीछे एक खौफ था, कुछ छिन जाने का, कुछ सामने आने का, या शायद मेरे जैसे किसी अंजाम का। वो सियासतदान मेरे करीब आया, मशरूब का गिलास हाथ में था और आंखों में वही तमाशबीन रोशनी। नई हो? उसने पूछा। नहीं, पुरानी हूं, मगर नई नजर आती हूं। वो चौंका, फिर हंसा। तुम मुख्तलिफ हो बाकियों से। नहीं, मैंने सिगरेट सुलगाई, उसकी तरफ देखा। फर्क सिर्फ यह है कि बाकी बिकने आई हैं और मैं जलने। उसके बाद वो मुझसे दूर हो गया। रजिया ने मुझे बुलाया और हैरत से कहा, तुम कहाँ भगाती हो? यहाँ लड़कियां महीनों में इतना नहीं कमाती जितना वो एक रात में देता है। मैंने फकत इतना कहा, मैं कमाई के लिए नहीं हूं, मैं याद बनने आई हूं। रजिया के लहजे में कुछ था जो मुझे उसकी जानिब खींच रहा था। उस रात रजिया ने पहली बार मुझे गौर से देखा। उसे अंदाजा हो गया था कि मेरे अंदर कुछ है जो उसकी गिरफ्त से बाहर है। शायद उसे भी मेरे वजूद में कुछ अपनायत महसूस हुई थी, लेकिन वो अब एक जज्बात से आरी औरत बन गई थी। अब मैं वहां थी जहां लड़कियां अपना अंजाम मान लेती हैं, मगर मैं अंजाम लिखने आई थी। और जिस दिन मेरी कहानी मुकम्मल हुई, वो दिन सिर्फ मेरा नहीं, हर उस औरत का दिन बनेगा जो आवाज बनने से पहले दबा दी जाती है। 3 दिन गुजरे और रजिया का सब्र जवाब दे गया। वो कमरे में दाखिल हुई, हाथ में हंटर। उसके साथ 2 औरतें थीं, मजबूत बदन, सर्द आंखें। रजिया ने मुझे देखा और बोली, अब तेरे नखरे उतारने का वक्त आ गया है। यहां भूखे मरने का कोई फायदा नहीं। तू आई थी बिकने, तो बिक जा। मैंने गर्दन उठाकर उसे देखा, फिर हंसी। वो हंसी जो मेरे दुख का पर्दा चाक करके मेरी ताकत बन चुकी थी। हंटर मंगवाया तूने? मैंने पूछा, जैसे किसी बच्चे के हाथ में खिलौना देख लिया हो। रजिया झुंझला गई। चुप कर जा, वरना तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मैंने निगाहें उस पर गाड़ दी। एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर मैं बोली, अम्मी तुम हो? कमरे में एक लम्हे को सब रुक गया। रजिया के हाथ में हंटर लरजने लगा। क्या बकवास है ये? उसकी आवाज भर आ गई। मैंने आहिस्तगी से दीवार की तरफ इशारा किया। ये तस्वीर तुम्हारी है, वही जो मेरे बचपन से मेरे पास थी, वही चेहरा, वही आंखें। तुम हो मेरी माँ? रजिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ से हंटर छूट गया। वो पीछे हटी, दीवार की तरफ मुड़ी और तस्वीर को देखने लगी। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे बरसों के बाद कोई दफन राज आंखों के सामने आ गया हो। ये कहां से आई? फुप्पी के बक्से से मिली थी, मैंने कहा। तब मुझे बताया गया कि ये मेरी माँ है जो मुझे छोड़कर चली गई। रजिया की सांस रुक गई, दीवार से टेक लगाकर बैठ गई, जैसे उसकी टांगों में जान ना हो। मैंने उसके करीब जाकर बैठते हुए कहा, मैं तुझे नहीं जानती थी, मगर अब जान गई हूं। मेरा खून, मेरी माँ वही है जो खुद को बेचकर भी जिंदा रही। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं मजबूर थी, तेरे बाप ने छोड़ दिया था। मैं बेआसरा थी, तुझे फुप्पी के पास छोड़ गई थी कि शायद तू बेहतर जिंदगी जिए। पर वो औरत, वो तो मुझसे भी ज्यादा जालिम निकली। मैंने सर हिलाया। उसने मुझे बेच दिया जैसे तूने खुद को बेचा था। फर्क सिर्फ इतना था कि तू मजबूरी में आई, मैं बगावत में। रजिया ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में मां की झलक थी, बरसों से दबी ममता जो आज लबरेज हो गई थी। वो मेरे हाथों को थामना चाहती थी, मगर मैंने एक लम्हा सोचा, फिर हाथ बढ़ाया। उसके लम्स में लर्जिश थी, जैसे वो डर रही हो कि कहीं ये ख्वाब ना हो। कमरे में मौजूद बाकी 2 औरतें साकत खड़ी थी, हैरान, खामोश। उनके चेहरे बता रहे थे कि जो मंजर वो देख रही थी वो आम नहीं था। वो एक बेटी थी जो अपनी माँ के सामने खड़ी थी, और वो एक माँ थी जो अपनी बेटी के सामने झुक गई थी। मैंने धीरे से कहा, अब मैं यहां नहीं रुकूंगी। अब मेरी जंग तुम्हारी जंग नहीं, मेरा खून बोलेगा, और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। रजिया ने इस बात में सर हिलाया। तू जो चाहे कर, मैं अब तुझे नहीं रोकूंगी। मैं खड़ी हुई, चादर को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब ये कोठा मेरी कैद नहीं रहा था, अब ये मेरी कहानी का आखिरी बाप बनने वाला था, जहां बेटी ने मां को पा लिया और मां ने अपनी बेटी में वो रोशनी देख ली जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। दीवार पर वो तस्वीर अब भी लगी थी, मगर अब वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक चिराग थी, मेरे वजूद की लौ जो भयानक अंजाम के बीचों बीच जगमगा रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।